गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ अपैरल सेक्टर। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक अपैरल एक्सपोर्टर्स जो है उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं। यूएस का जो 25% टैरिफ इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स पर लगाया जा रहा है इस कंटेक्स्ट में, तो ये जो रेट है ये कई गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें बांग्लादेश का, वियतनाम के ऊपर या इंडोनेशिया, कंबोडिया पे जो लगाए गए हैं टैरिफ्स। और ये न्यू टैरिफ्स जो है 7 अगस्त से इफ़ेक्ट लेंगे। इससे जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सीवियर डिसएडवांटेज पर आ जाएंगे अपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट में। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए ताकि ऑफसेट हो सके इस सेटबैक। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी डिसएडवांटेज जो है वो फर्दर कंपाउंड कर देगी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस जो इंडियन एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है ईजियर एक्सेस टू रॉ मटेरियल और सपोर्ट मेजर्स अनाउंस किए जाएँ ताकि मिनिमाइज हो सके ये जो टैरिफ के इम्पैक्ट्स हैं। तो वैसे तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स और एप्पल का यूएस में, लेकिन इंडिया का शेयर भी जो है यूएस गारमेंट इंपोर्ट मार्केट में वो ग्रो हुआ है 4.5% से 5.8% हो चुका है। तो यूएस एक क्रूशल मार्केट है इंडिया के रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। लगभग 33% इंडिया का टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में ही होता है। इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट सप्लायर है या फिर एक्सपोर्टर है यूएस का। ठीक है, तो इंडिया की जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो 5% ग्रो हुए हैं पिछले साल में। गवर्नमेंट जो है वो कई तरह की स्कीम्स भी इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ताकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्सटाइल हब्स में डेवलप हो सके अक्रॉस द कंट्री। और एडिशनली गवर्नमेंट ने फाइनलाइज भी किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो एक डेडलॉक फेस कर रही हैं, क्योंकि सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल्स पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। यूएस डिमांड कर रहा है कि इंडिया अलाउ करे जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कॉर्न और सोया, जो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इवन यूएसटीआर भी जो है टाइम टू टाइम पहले भी क्रिटिसाइज़ कर चुका है कि जीएम प्रोडक्ट्स जो है वो बाकी कंट्रीज़ जो नहीं अलाउ करती वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। So the next topic is Thar Desert विंड फार्म्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी में ये देखा गया है कि इंडिया के जो थार डेजर्ट है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रिकॉर्डेड बर्ड मोर्टेलिटी रेट्स वहाँ पर पाया जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्टडी की है कि विंड फार्म जो है थार डेजर्ट में, वहाँ पर हाईएस्ट रिकॉर्डेड बर्ड मोर्टेलिटी रेट्स हैं इन द वर्ल्ड। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो थ्रेट पर है। तो ये स्टडी जो पब्लिश हुई है नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, वो कंडक्ट की गई है 3000 स्क्वायर किलोमीटर के डेजर्ट लैंडस्केप जैसलमेर राजस्थान में, जो होस्ट कर रहा है लगभग 900 विंड टर्बाइंस और ओवर 270 बर्ड स्पीशीज़। रिसर्चर्स ने कंडक्ट किया है 7 मल्टी सीजन सर्वेस और 90 रैंडमली सिलेक्टेड टर्बाइंस, जिसमें कि 124 बर्ड कार्कासेस पाए गए हैं विद इन अ 150 मीटर रेडियस। एनुअल एस्टिमेटेड बर्ड मोर्टेलिटी जो है वो स्टैगरिंग 4464 बर्ड्स पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर है। स्टडी मोर्टेलिटी एस्टिमेट जो है वो 1.24 बर्ड डेथ्स पर टर्बाइन पर मंथ जो है वो पाई गई है, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है अगर हम कच्छ और दावनागरे जो कर्नाटका में है वहाँ के अगर हम विंड टर्बाइंस का देखें, जहाँ पर 0.47 डेथ्स पर टर्बाइन एनुअली पाई जाती है। थार डेजर्ट जो है क्रूशल सेगमेंट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। मोस्ट वल्नरेबल बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर रैप्टर्स रहती हैं, और एडिशनल मोर्टेलिटीज़ जो है उससे पॉपुलेशन लेवल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि क्या किया जाना चाहिए? ब्लेड पेंटिंग की जानी चाहिए। एक टरबाइन के ब्लेड को ब्लैक पेंट कर दो तो बस विजिबिलिटी जो है बर्ड्स के लिए बढ़ जाती है। टरबाइन ऑपरेशंस को ड्यूरिंग हाई रिस्क पीरियड जो है वो रोक दिया जाए। प्री इंस्टॉलेशन साइट असेसमेंट्स किए जाएँ ताकि हाई एविएशन सेंसिटिविटी जोन्स को अवॉइड किया जा सके। एक ऐसा ही टूल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने बनाया है, एविएशन सेंसिटिविटी टूल फॉर एनर्जी प्लानिंग, तो जो कि डेवलपर्स को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करें वो जोन्स को लो, मॉडरेट, हाई या वेरी हाई सेंसिटिविटी टू बर्ड स्पीशीज़ में। और ये जो ऑनशोर विंड और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं ये मैंडेटरी नहीं होता है इनके लिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करें बिफोर इंस्टॉलेशन, जिसको जो ये अर्जेंट रेगुलेटरी अटेंशन इसकी के लिए ज़रूरत है इसको। ठीक है, तो इंडिया ने अपनी अटेंशन अब ऑफशोर विंड एनर्जी पर भी जो है शिफ्ट करनी ज़रूरी है इंडिया के लिए, और कर भी रहा है इंडिया ऑफ कोर्स। कंट्री लगभग 30 गीगावाट का ऑफशोर विंड कैपेसिटी बाय 2030 लगाने वाला है।
गुजरात और तमिलनाडु में खासकर 7600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो एडिशन अगर हम करेंगे ये ऑफशोर विंड कैपेसिटी की स्टेट्स लाइक गुजरात में, तो ग्रिड रिलायबिलिटी भी जो है ड्यूरिंग पीक लोड्स हमें वो इंश्योर हो सकेगी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए भी मरीन बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट्स को भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। गल्फ ऑफ खंबात की जो EIA रिपोर्ट है उसने प्रेजेंस ऑफ सेंसिटिव स्पीशीज़ भी देखे हैं, और EIA जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए भी, ताकि जो है इकोलॉजिकल असेसमेंट्स के थ्रू हमें वहाँ पर भी जो मरीन इम्पैक्ट होगा वो पता लग सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है वो फाइनल फेज़ में है अपनी टेस्टिंग के इंटीग्रेटेड पोर्टल टेस्ट करने के। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है मैनेज करती है इनफैक्ट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और प्रमोट करती है इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ये रिफंड देती है शेयर्स, अनक्लेम डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स पर, और डेडिकेटेड है सेफ गार्ड करने के लिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है ये, और ये जो है वो उन अमाउंट्स का जो है ये रिफंड्स देने में हेल्प करती है जो अनक्लेम्ड रहे हैं 7 ईयर्स तक, और और जो ये अनक्लेम्ड रहते हैं अमाउंट 7 ईयर्स तक, वो आपके इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं, जिसका यूज़ करके अथॉरिटी अवेयरनेस जनरेट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PM नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। टॉपिक सोशल इश्यूज़ और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर दिया है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को, और अब वो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में लगभग 751 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है। तो ये इसको रोल आउट किया गया था 2016 में डायलिसिस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशरीज़ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री में। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ताकि उन पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं नियर एंड स्टेज किडनी फेलियर, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू उन्हें फ्री डायलिसिस दिया जा सके। तो इसमें जितने भी डायलिसिस सेंटर्स ऑपरेशनल हैं वो एक पोर्टल के थ्रू जो है वो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, और रीनल रजिस्ट्री भी बनाई जा रही है। जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्टेट्स और यूटीज़ को एस्टैब्लिश और ऑपरेट करने के लिए डायलिसिस सेंटर्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपना घर इनिशिएटिव। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक एम्बिशियस इनिशिएटिव अपना घर, जो कि इम्प्रूव करना चाहता है ट्रकर की लॉन्ग हॉल जर्नी को अक्रॉस द कंट्री। तो ये रेस्टिंग स्पेसेस देता है ट्रकर्स को अक्रॉस मेजर हाईवेज इन द कंट्री। अभी तक 368 अपना घर यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें 4611 बेड्स हैं, और इसको पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने रिटेल फ्यूल आउटलेट्स के पास बनाया है, और ऑफ कोर्स OMCs ही जो हैं वो इसको बना रही हैं, और पब्लिक प्राइवेट एग्जीक्यूशन इसकी हो रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्केट कपलिंग। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रपोज किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट कपलिंग डे अहेड मार्केट सेगमेंट ऑफ पावर एक्सचेंजेस में। तो मार्केट कपलिंग एक इकोनॉमिक मॉडल है जो एनर्जी मार्केट्स में यूज़ किया जाता है एक सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्रॉस डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक्सचेंजेस। तो ये वॉलंटरी मार्केट्स हैं बेसिकली, जो भी हमारी मार्केट्स अभी एग्जिस्ट करती हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। इन सिंपल टर्म्स ये जो है हर पावर एक्सचेंज जो है वो एक डिफरेंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाता है। मार्केट कपलिंग ऐसा मॉडल है जहाँ पर बिड्स और जो बाय बिड्स और सेल बिड्स हैं वो सभी पावर एक्सचेंजेस से जो है वो एक टाइम पर ली जाएंगी, और उनको एग्रीगेट करके फिर एक यूनिफॉर्म MCP बनाया जाएगा। तो वो अकेला एक प्राइस होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो फिर जो पावर एक्सचेंजेस हैं वो सिर्फ एक बाय और सेल बिड्स लेने वाले प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे हेल्प होगा एनहेंस करने में मार्केट लिक्विडिटी, और पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करने में कि वो ट्रेड कर सके इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस द बॉर्डर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैत्री-1 इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया है मैत्री-1 इनिशिएटिव, जो कि एक थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट है डेडिकेट करने के लिए नर्चरिंग जनरेशंस को, और ये अरावली हिल्स के 750 एकड़्स के एरिया में बनाया जा रहा है, और यूनिक इकोलॉजिकल और कल्चरल स्पेस है जो कि बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक वेलबींग और अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें नेचर ट्रेल्स, साइकिल ट्रैक, योगा प्लेसेस, सिटिंग प्लेसेस, ये सब बनाने का प्लान है। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है वो लॉन्च करने वाला है ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि यूएस बेस्ड एएसटी स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है। अगले 3 से 4 महीने में लॉन्च होने वाला है। तो ये जो सैटेलाइट है अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि यूज़र्स को अलाउ करेगी कि वो कॉल्स और कॉल्स जो है वो कर सकें या ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस कर सकें फ्रॉम स्पेस, बिना किसी ट्रेडिशनल ग्राउंड बेस्ड टावर्स के। तो इसमें पीक डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो अप टू 120 Mbps तक जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस सतपुरा। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवल शिप सतपुरा रिसेंटली अराइव हुई है सिंगापुर में पार्टिसिपेट करने के लिए बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में। तो आईएनएस सतपुरा क्या है, एक इंडिजिनस शिवालिक क्लास स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट, जो कि मुंबई के माजागांव डॉक्स लिमिटेड में द्वारा बिल्ट है। सेकंड शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17, एक फ्रंटलाइन वॉरशिप है ईस्टर्न फ्लीट की ऑफ द इंडियन नेवी बेस्ड एट विशाखापट्टनम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑरेशनिक मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि रशिया जो है वो अपना लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल ऑरेशनिक बनाने वाला है, जो है वो और उसको बेलारस में डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो रशियन इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था नवंबर 2024 में यूक्रेन के प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड जो है मिड फ्लाइट मैनेवरेबिलिटी है, मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, इसलिए इसको बहुत मुश्किल होता है इंटरसेप्ट करना। मैक 10 तक की स्पीड ये अचीव कर सकता है और 5000 किलोमीटर तक की इसकी रिपोर्टेड रेंज है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's apparel sector. This topic is important for your economy section. So domestic apparel exporters have raised concerns about US decision to impose a 25% tariffs on Indian textile and apparel products. This rate is significantly higher than that imposed on key competitors like Bangladesh, Vietnam, Indonesia and Cambodia. These new tariffs are set to take effect from August 7, and they have left Indian exporters at a severe disadvantage in their largest export market. So these new tariffs are expected to severely impact India's export margins, and industry experts have called for immediate government intervention to offset this setback. They have warned that duty disadvantage will further compound existing challenges faced by the Indian exporters. They have urged the government to ensure easier access to raw materials and support measures to mitigate the adverse impact of these tariffs. Okay, while China remains the largest exporter of textile and apparel to the US, its market share has declined. In contrast, India's share in the US garment import market has grown during the same period. US is a crucial market for India's ready-made garments, and it amounts to about 33% of India's total garment exports in 2024. India is currently ranked as the fourth largest ready-made garment exporter to the US. Okay. So India's textile and handicraft exports have grown by 5% in financial year 2025. To further strengthen this sector, the government is implementing the scheme for integrated textile park to develop world-class infrastructure in textile hubs across the country. Additionally, government has finalized the establishment of 7 PM Mitra parks in Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Maharashtra. So, India-US trade negotiations are facing a deadlock over sensitive sectors like agriculture and automobiles. A major sticking point is the US demand for India to allow imports of genetically modified agricultural products such as corn and soya, which India is unlikely to accept. So, agriculture has long been a contentious issue in bilateral trade relations, with the US TR previously criticizing restrictions on GM products by other countries as discriminatory. Okay. So the next topic is the Thar Desert wind farms. This topic is important for your environment section. A new study has found that wind farms in India's Thar deserts have the world's highest recorded bird mortality rates. So as per the Wildlife Institute of India, the wind farms in the Thar Desert have the highest recorded bird mortality rates in the world, with critically endangered species such as the Great Indian Bustard under threat. So this study has been conducted across 3,000 square kilometer of desert landscape in Jaisalmer, Rajasthan, which hosts about 900 wind turbines and over 270 bird species. Researchers conducted 7 multi-season surveys around 90 randomly selected turbines, identifying 124 bird carcasses within a 150-meter radius.
radius. The annual estimated bird mortality was a staggering 4,464 birds per 1,000 square kilometer. Notably, the study's mortality estimate of 1.24 bird deaths per turbine per month is significantly higher than the previous findings from Kutch and Davangere, which reported about 0.47 deaths per turbine annually. So Thar Desert forms a crucial segment of the Central Asian Flyway. It is among the most vulnerable area for the raptors. So the additional mortalities can lead to population level impacts as well. So what can be done? So blade painting can be explored, where painting one turbine blade black can increase visibility for birds. Halting turbine operations during high risk period or early morning hours can also be done. Experts have also recommended careful pre-installation site assessments to avoid high avian sensitivity zones. Apart from that, BirdLife International has developed a open source platform, aviation sensitivity tool for energy planning, which helps developers to identify zones which are classified into low, moderate, high, and very high sensitivity to bird species. And despite the severity of impacts, onshore wind projects in India are currently not mandated to conduct environmental impact assessments, okay, before installation. But now India is shifting towards offshore wind energy. So the country is planning to install about 30 gigawatt of offshore wind capacity by 2030, and this will help us to explore the 7,600 kilometer of coastline of the country. And the addition of offshore wind capacity in states like Gujarat can help ensure grid reliability during peak loads. However, experts have cautioned that marine biodiversity impacts must not be overlooked. Gulf of Kambat EIA report has documented the presence of sensitive species. EIAs are mandatory for offshore wind projects, but concerns remain about the accuracy and duration of ecological assessments. Okay. So the next topic is Investor Education and Protection Fund Authority. This topic is important for our economy section. Investor Education and Protection Fund Authority is in the final phase of testing its integrated portal. So this authority manages the Investor Education and Protection Fund and promotes investor awareness and financial protection. It makes refunds of shares, unclaimed dividends, matured deposits, debentures, etc. to investors and promote awareness among investors. It is dedicated to safeguarding investor interests. So Ministry of Corporate Affairs is the nodal ministry, and this IEPF gets its money or the funds from the amounts that remain unclaimed for 7 years, including from that of unpaid dividends, application money due for refund, matured deposits or debentures. Okay. So the next topic is PM National Dialysis Program. This topic is important for our governance section. Government of India has significantly expanded the reach of the Pradhan Mantri National Dialysis Program, and it is now operational across all 36 states and union territories covering 751 districts. It was rolled out in 2016 to provide dialysis services free of cost to below poverty line beneficiaries at the district hospitals in the country. It is being implemented under the National Health Mission to patients to provide free dialysis to patients suffering from end-stage kidney failure in public-private partnership mode. So there will be a portal which has been launched, and it will integrate all the dialysis centers operational in the state under National Health Mission, and this will facilitate building of renal registry as well. National Health Mission provides financial assistance to states and UTs for establishing and operating dialysis centers. Okay. So the next topic is Apna Ghar initiative. This topic is important for your social issues. Ministry of Petroleum and Natural Gas has recently launched an ambitious initiative named Apna Ghar, aimed to improve truckers' long-haul journeys across the country. So Apna Ghar initiative is an initiative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, which provides comfortable and hygienic resting spaces for truckers across major highways in the country. So a total of 368 Apna Ghar units with 4611 beds have been set up by the public sector oil marketing companies at retail fuel outlets. It has been developed and overseen by OMCs at retail fuel outlets. So the next topic is market coupling. This topic is important for our economy section. Central Electricity Regulatory Commission has proposed implementation of market coupling in the day-ahead market segment of power exchanges. So this market coupling is an economic model used in the energy markets to create a single uniform price for electricity across different trading platforms or exchanges. Currently, we have about three power exchanges: Indian
Energy Exchange, Power Exchange India Limited, and Hindustan Power Exchange Limited, which are and all these are voluntary markets. And in simple terms, each power exchange has a different cost of electricity, even if they usually differ by just a few paisa. So market coupling is a model where buy bids and sell bids from all power exchanges in the country will be aggregated, and they will then be matched to discover a uniform MCP. And so this will be a one price for electricity. And if implemented, power exchanges will be rendered as a platform where only buy and sell bids will be received, and power will be dispatched to the buyer. This will enhance market liquidity by allowing participants to trade electricity across borders. So the next topic is Matri One initiative. This topic is important for your in the environment section. So Union Minister for Environment has launched this Matri One initiative. It is a theme-based urban forest dedicated to nurturing generations, and this would be developed in an area of 750 acres in the Aravali Hill area. It is envisioned as a unique ecological and cultural space which will contribute to biodiversity, public well-being, and urban sustainability. So this would basically have nature trails, cycle track, yoga places, sitting places, public facilities, etc. Okay. So the next topic is Bluebird satellite. This topic is important for science and tech section. So ISRO is planning to launch a Block 2 Bluebird communication satellite developed by the US-based AST Space Mobile. So this is an advanced American communication satellite which will allow users to make calls and access broadband internet from space without relying on traditional ground-based towers. So this will enable peak data transmission speeds of up to 120 Mbps. Okay. The next topic is INS Satpura. This topic is important for your security section. So Indian naval ship Satpura has recently arrived in Singapore to participate in a bilateral maritime exercise. So INS Satpura is an indigenous Shivalik class stealth multi-role frigate built by Mumbai's Mazagaon Dock Limited, and it is the second ship under the Project 17. It is the frontline warship of the Eastern Fleet of the Indian Navy based at Vishakhapatnam. So the next topic is Orishnik missile. This topic is important for your security section. The Russian President Vladimir Putin has recently announced that Russia has begun the production of its latest hypersonic missile, Orishnik, and this is a and this will be deployed in Belarus before the end of this year. So it's a Russian intermediate range hypersonic ballistic missile, which was first launched operationally in November 2024 at Ukraine. For a precision strike. So its hypersonic speed, mate of flight, maneuverability, and multiple warheads make it particularly hard to intercept, even with advanced missile defense systems. It is capable of reaching speeds of Mach 10, which is 10 times the speed of sound. It has a reported range of approximately 5,000 kilometers. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.